Clinical perspectives and future-oriented thinking. I kindly request the audience to keep their mobile phones on silent mode and maintain a respectful environment throughout the seminar. 10 minutes will be given to each presentation. Yeah, another where anywhere else, but they can scan on your medical records. That's artificial intelligence. तो एक तो क्या होता है, हम घर पे बैठ रहे हैं, एक तो हमारा टाइम भी सेव हुआ, ट्रेवल कास्ट आने जाने का, क्लिनिक पे जाने का, ये भी हमारा रिड्यूस हुआ। तो ये सारी चीजें हमें एआई की मदद से हेल्प हुई। तो दूसरी चीज ये कि हम जो जिधर कंट्री में लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान, उसमें एआई की बहुत ज्यादा नीड है। हम एआई को एज क्या कर सकते हैं, एक ब्रॉडर लेवल पे एक्सपांड कर सकते हैं इन कंट्रीज में। जैसे कि हमारे पास इतनी हॉस्पिटल्स नहीं है, इतने डॉक्टर्स भी नहीं है, इतने नर्सेस का रेशियो भी नहीं है, तो हम एज ए मोबाइल को हमारा मोबाइल है नहीं, वो भी एक क्लिनिक की तरह काम कर सकता है एज ए क्लिनिक। तो हम अपने मोबाइल को भी एज ए क्लिनिक की तरह काम करवा सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ एआई। दूसरी चीज ये है कि हमारा जो टॉपिक है वो अलाइन विद एसडीजी 3 गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3। वो क्या कहता है, गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग। तो by the help of AI we can improve the patient's health and good well-being. Today our study objective, we have review article. Study objective is that application of AI. Along with that, assess the benefit and challenges we face in the adoption of AI and impact of AI and integrations of AI especially in the Pakistan. So we have studied most recent 5 years article from the PubMed and Google Scholar. We have narrated review literature along that article. So now moving toward the SWOT analysis. SWOT analysis means strength, weakness, opportunity and threat. But first strength. Strength means we have to increase अगर in the clinical setting improve the diagnosis of the patient. पहले भी मैं बता चुका हूँ डायग्नोसिस के सेंस में, जैसे हमारे पास एक्सरेज होते हैं, एमआरआई होती है, सीटी स्कैन मदद से, उसकी वजह से एक प्रॉपर डायग्नोसिस हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम कैसे, हमारे पास जो देखा होगा पेशेंट जो वहां पर एक होती है ना मॉनिटर्स पेशेंट के साथ अटैच होती है, जो एक टाइनी भी चीज होती है उसको भी डिटेक्ट कर देते हैं। मे बी वी मिस एज ए ह्यूमन वी कैन मिस, बट मॉनिटर कैन अटैच ऑन दिस, दे हेल्प आउट टू reduce the patient's condition was going to be worse over here, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि हेल्थ केयर सिस्टम में रिसोर्स को ऑप्टिमाइजेशन करना है। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन कैसे इन सेंस, हमारे पास जो एआई है एक प्रेडिक्ट करता है कि हमारे पास एडमिशन रेट कितना आ रहा है, हमारे पास डिस्चार्ज रेट कितना है, हमारे पास बेड कितने हैं, हमारे पास जो भी, तो ये है कि हम एआई की मदद से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी चीजें में कितनी लेंगे। हमारे जेबीएमसी में इधर देखो ना, कुछ ऐसे वार्ड हैं जिसपे इतना एक्सेस लेवल पे भी हमारे पास बेड पड़ी हैं, चीजें पड़ी हैं, कुछ ऐसी हैं जहाँ पे इतने नहीं है, तो पेशेंट रेशियो है। तो एआई की मदद से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं जहाँ पे रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए। और वीकनेस क्या है, एआई इज ओनली ट्रेन्ड ऑन दैट यू हैव टू कमांड ऑन दैट। अगर एआई को आप जिस तरीके से कमांड दोगे वो उसी तरीके से, अगर आपकी डेटा में बायसनेस ज्यादा है और डेटा फ्रॉम द ओल्ड मेडिकल रिकॉर्ड डेटा में प्रॉपर नहीं है, तो क्या करेगा, तो एक डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं निकलेगा, पेशेंट की कंडीशन भी वर्सन हो सकती है, इंप्रूवमेंट या मेडिकल रिकॉर्ड जो सारा कुछ रॉन्ग देगा, क्योंकि वो ट्रेंड इस चीज पे है जो प्रीवियस उसका मेडिकल रिकॉर्ड, ठीक है। और दूसरी बात कि लिमिटेड रिसोर्स, हमारे पास जैसे जेबीएमसी में रोबोटिक सर्जरी आ गई है, तो एक दैट्स अ ग्रेटर लेवल ऑफ रिवॉल्यूशन इन हेल्थ केयर। तो हमारे पास इतने सारे स्टाफ ऐसे नहीं है जो प्रॉपर ट्रेंड हो, तो हमें चाहिए कि सारे स्टाफ जो हैं एक उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि वो डिजिटल रिवॉल्यूशन की हेल्थ केयर सिस्टम को अडॉप्ट कर सके। दूसरी चीज ये है कि हमारे पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास इतनी इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास वो एक्सेस नहीं है। हम किसी हम रूरल एरिया, अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में किधर चले, वो बहुत सारी ऐसी हैं जहाँ पर मोबाइल की भी फैसिलिटी नहीं है, ना इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। तो ये चीजें ट्रिगर करती है कि आप एआई को वीकनेसेस में आ जाते हैं कि ये चीजें उसको हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है।
दूसरी चीज अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट मैंने पहले डिस्कस किया है डेलीब्रेशन का कॉन्सेप्ट, जैसे घर बैठ के आप एक तो ट्रेवल कॉस्ट को भी बचा सकते हैं, सर्टिफिकेशन की सर्टिफिकेशन भी इंक्रीज होती है, और एक मोबाइल को भी एज ए क्लिनिक आप यूज कर सकते हैं, चैटबॉट हो गया, तो बहुत सारी चीजें आ गई है। और एआई असिस्टेंट क्या है, जैसे हमारे पास जो है ना, हम आप वार्ड में चले गए तो हम सारा दिन डॉक्यूमेंटेशन भी करते रहते हैं, उसका वाइटल साइन भी लेने में चेक करते हैं, और एक स्टॉकिंग का शेड्यूल भी बनाते रहते हैं, और मेडिसिन का भी चार्ट बनाते हैं, सारा चीजें नोट डाउन करते रहते हैं प्रॉपर। अगर एआई आ गया तो ये सारी चीजें एआई को करनी है, तो हम जो ये टाइम जो बचता है ना उसको यूटिलाइज करें पेशेंट की तरफ, जो ये प्रॉपर टाइम है उसको पेशेंट की तरफ ले आए, जैसे उसकी से इंक्रीज हो, और बाकी जो चीजें तो एआई की कर सकती है। तो एक एआई को असिस्टेंट केयर की तरफ भी यूज कर सकते हैं, एक प्रॉपर हमारे पास एडवाइस भी देता है क्या चीज आपको करनी चाहिए। दूसरी है पॉलिसी फोकस, we have to strategic national levels funding and initiative to broader level of AI। और थ्रेड में बिजनेस फर्स्टली, जैसे कि हमारे पास ओल्ड मेडिकल रिकॉर्ड है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पेशेंट ने बताई, हम दे आर नॉट, वी कैन नॉट ट्रस्ट ऑन दिस। अगर उसमें बिजनेस है, उसमें डेटा में इरेगुलरिटी है, या उसमें वो फैक्ट डेटा है, तो एआई उस पे काउंट करेगा, जो आप उसको कमांड दोगे तो देन विल इट कैन क्रिएट ए ड्रॉबैक इन द हेल्थ केयर एंड स्किल इन द सेंस कि वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द एआई। हमारी चीजें सारी कि हम एआई पे डिपेंडेंट हो गए हैं, हमारी क्रिटिकल लेवल, हमारी कॉग्निटिव एक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि हम टोटली डिपेंडेंट हो गए। आगे एआई टूल्स हैं वो सारों का यूटिलाइज करके हमारी जो कॉग्निटिव एक्टिविटी है, डेवलपमेंट है, वो रिड्यूस होती है, तो ये अपने स्किल है लोग। दूसरी चीज प्राइवेसी रिस्क है, अगर ये देखो एक ब्रॉडर लेवल पे आपकी डेटा सेव हो रही है किधर, तो ये डेटा पूरी अगर पेशेंट की हमारा सारा रिकॉर्ड हमारे पास सेव है, अगर इसमें साइबर अटैक हो गया, अगर डेटा की हैक हो गई, तो ये चीजें क्या होगी। हम व्हाट अबाउट पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, तो मींस वी आर breaching on the patient confidentiality, so it can be drawback या threat to the AI। So moving towards the next, I would like to call Tarachand to proceed further। Assalamu alaikum. This is Nitarajan. Firstly, thank you Bhagandas for covering the background, introduction and significance, and also the SWOT analysis of AI and healthcare system of Pakistan. So, मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्या right now in Pakistan we are moving towards AI regulation? Let's have a look on the stats. यहाँ पे एक रिपोर्ट है जो शो कर रही है हमारे पास टॉप 5 मोस्ट कंट्रीज जिन्होंने AI को अडॉप्ट किया है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है यूनाइटेड स्टेट। इट अडॉप्टेड एआई अप टू 85%, फॉलोड बाय द चाइना, सिंगापुर, यूके एंड जर्मनी। सो वेयर इज पाकिस्तान? If I talk about Pakistan, we are not even in the list. This is not fair, because while bird is flying, we are still walking. So let's have a look on the Pakistan. The awareness and use of AI in Pakistan. A study in 2024 reveals that in Pakistan, up to 42% of the healthcare professionals are those who are know and actually using in their practical life in the healthcare system. And if I talk about to those healthcare professionals who just know and who just know, they don't use in their practical life, is up to 28%, and 30%. Very heartbreaking 30% are those who even don't know AI is existing or not. We have to fill that gap. So if I talk about the impact of AI on the nursing profession, you know AI is a game changer. If it applied properly, if it used properly, it can change the game. It can change the AI healthcare regulation in the Pakistan. So if it used properly, it can reduce the workload, it can provide better decision making, and most importantly, it can save the life of the patient. So this is not about replacing the nurses. This is all about to empower our nurses, to empower our healthcare system to make it better and better. So what are the solutions? What are the challenges we are facing? As already discussed by Bhagandas, but I will also elaborate it that in our literature review we put most important are 3 challenges. If we face them, if we cope with them, we can move towards the AI revolution. First of all,
we have data privacy. It's a risk, data privacy and security risk. हमारे पास लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो समझते हैं कि अगर AI की हम अडॉप्शन करेंगे तो वो हमारी सिक्योरिटी का रिस्क हो सकता है, तो we have to educate them. And second one is algorithm bias and transparency. Also the lack of AI regulations. If I put a scenario in front of you, for example, imagine in a rural area, for example, a woman, actually a pregnant woman, gets a wrong diagnosis, then who will be the responsible for that? The nurses, the developer, the hospital? We don't know even, because we lack AI specific regulation in our country. So what are the solutions for these challenges? What we can do to cope to these challenges? So first, very important point, we have to develop a national AI governance framework, first of all. And then we have to integrate the AI training in our curriculum, in all the healthcare curriculum. And most importantly, we have to invest on infrastructure, and also we have to generate public-private partnerships, because we are stronger when we work together. So moving towards the conclusion, AI is not just a technology, it's a tool of hope. आप सब पे यहाँ पे बैठे हुए हो, you are also the hope, you are also the future, you are the future of the AI and healthcare system of Pakistan. So let's just adopt the AI with hearts, with passion, with competition, and with purpose. In the end, I would tell you that AI is not your competitor, it's your supporter. So AI cannot replace us, AI should support us, AI can support us. Thank you so much. Thank you so much, Tarjan and Vaganda. So kindly come on stage and share our insights on this important topic. Good morning, Assalamu alaikum to respected guests, faculty members and students. I am Fiza along with my group members Arij, Mohammed Shaib and Rubina Bibi. We are final year students from Institute of Nursing and Midwifery. Today we are presenting our topic entitled Beyond Borders, a comprehensive review of push and pull factor driving Pakistani nurses migration. Nurses migration is becoming a global issue and play a key role in international workforce movement. The movement of nurses across the borders is the key feature of modern healthcare system. Nurses migration हमारे पास बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है. अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 5,400 नर्सेस एनुअली ग्रेजुएट होती है, जिसमें काफ़ी से ज़्यादा जो है वो अब्रॉड शिफ्ट हो जाती है. अगर हम एक स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 2019 से लेकर 2024 तक हमारा जो नर्सेस माइग्रेशन का रेट है वो इंक्रीज होकर 54% पे चला गया है, जो कि वेरी अलार्मिंग है. इस माइग्रेशन की वजह से नर्सेस और पेशेंट का जो रेशियो है वो डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो ड्रास्टिकली अफेक्ट हो रहा है और डायरेक्टली हमारी जो क्वालिटी ऑफ केयर है वो अफेक्ट हो रही है. So to address this challenge, we have conducted our study. So the objective of our study is to assess the push factors influencing the nurses migration, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नर्सेस की माइग्रेशन हो रही है. To assess the pull factors, यानी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि नर्सेस माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. And to evaluate the impact of nurses migration on Pakistan healthcare system, यानी कि इन फैक्टर्स का हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे क्या इफेक्ट हो रहा है. So we conducted our study using narrative review design.
we did a literature review from period of 2023 to 2025, क्योंकि इस पीरियड ऑफ टाइम में हमारे पास नर्सेज माइग्रेशन जो है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है यूजिंग गूगल स्कॉलर एंड पब्लिक. So now we will discuss the SWOT analysis to understand this migration trend. अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो हमारी नर्सेज जो है उनकी जो कॉम्पिटेंसी है और स्किल है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है. हमारी नर्सेज जिस एनवायरनमेंट में काम करती हैं वो उनको एडेप्टेबल बनाती है, रेजिलिएंट बनाती है, जो कि इंटरनेशनली उनके लिए यूजफुल साबित होती है. अगर हम वीकनेस की बात करें तो हमारी नर्सेज जो है वो काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस कर रही है, जिसमें हमारे पास लिमिटेड एक्सेस है एडवांस ट्रेनिंग का. अगर हम बात करें तो हमारे पास MSN के जो प्रोग्राम्स है वो लिमिटेड कॉलेजेस जो है वो ऑफर कर रही है. और नर्सिंग और वर्क इन्वायरमेंट की बात करें वो भी हमारे पास कंप्रोमाइज है, जिसकी वजह से जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है. अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो ग्लोबली नर्सेज की डिमांड बहुत ज़्यादा है. इसकी वजह से जो माइग्रेशन का ट्रेंड है वो इंक्रीज हो रहा है. और इंटरनेशनली अगर हम प्रोफेशनल ग्रोथ की बात करें तो वो भी उसकी चांसेस जो है वो हमारे पास ज़्यादा है. फाइनली वी टॉक अबाउट द थ्रेट्स कि इस माइग्रेशन का हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे क्या इफेक्ट हो रहा है. तो हमारे पास ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यानी कि हमारे पास जो स्किल्ड नर्सेज है वो बाहर शिफ्ट हो रही है, जिसकी वजह से हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो अफेक्ट हो रहा है. और एथिकल कंसर्न्स जो है वो बढ़ रहे हैं और ग्लोबल कंपटीशन जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है. तो हमारी स्टडी की जो मेन फाइंडिंग्स है वो अरीज डिस्कस करेंगे. Thank you, Fiza. Hello, everyone. Building on what has been discussed so far, I'll now discuss the key findings of our presentation. Our findings show that the migration of nurses in Pakistan is not caused by a single factor, but a multiple factors, push and pull factors based on the push and pull theory. Okay, अगर हम बात करें उन पुश फैक्टर्स की जो पाकिस्तान में नर्सेस को माइग्रेट करने पे तेजी से मजबूर कर रहे हैं, तो उनमें सबसे पहले आता है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी. पाकिस्तान में नर्सेस की सैलरी बहुत कम है. एक स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में नर्सेस की जो एवरेज सैलरी है दैट इज 150 USD, while in other countries it is 3000 USD. That's huge. And this significant inequality, currency devaluation and the financial income status forced Pakistani nurses to leave the Pakistan immediately. अगर हम बात करें मजीद दूसरी चीज़ों की तो पाकिस्तान में जो एक सोशल स्टेटस है नर्सिंग प्रोफेशन का दैट इज़ वेरी लो, एंड दिस लो सोशल स्टेटस एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज disrespect this forced the Pakistani nurses to move from the Pakistan just to gain the appreciation and the encouragements. Now let's talk about the working conditions and the working environments in Pakistani hospitals. In hospitals, the nurses' work environment are very hectic. The workload is very high. The equipment, the environment is very low. The workload is very high, like understaffing, over workload stress, and the lack of equipments, the lack of modern equipments, which also stress them out to take their step towards the abroad. Now let's talk about what are the pull factors which attract the Pakistani nurses to move their destinated countries. If we talk about they offer the better financial support, like better salaries, better work environment, professional growth, and research, and so more, which also attracts the Pakistani nurses to move there. Now, how these factors are impacting on Pakistani healthcare system. In Pakistan,
The now how these factors are impacting on Pakistani healthcare system. In Pakistan, the nurses ratio is very low as compared to the population. If we talk about the current nurses present in Pakistan, that is 1,28,000, which is very low according to the population. The required nursing ratio is 1:10 according to the WHO, but in Pakistan this is 1:50, and there's significant the significant incompetency of the nurses also drain and burdenize the remaining nurses in Pakistan. Now let's talk about the burden of remaining burdens on remaining nurses cause the brain drain, compromise the patient's quality care, and also the learning process of the nurses. अगर हम बात करें उन चीज़ों की जो पाकिस्तान में नर्सेस को जो है वो अपने आप को कमतर महसूस करने पर मजबूर कर रही है, तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान में हॉस्पिटल साइट्स में या आप टीचिंग साइट्स में जो है देखें तो वो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और यही वर्कलोड जो है वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से जो है वो मैनेजमेंट अच्छी नहीं हो पाती है, क्वालिटी केयर नहीं प्रोवाइड की जा सकती है, क्वालिटी जो जिस तरह से वो अपने आप को यूटिलाइज कर सकते हैं, दे कैन नॉट यूटिलाइज देयर सेल्फ प्रॉपर्ली, दैट्स व्हाई दे चूज टू मूव अब्रॉड। अब हम बात करें उन फैक्टर्स की जो पाकिस्तान में अगर हम बात करें कि व्हाट फ्यूचर रिसर्चेस शुड बी कंडक्ट इन पाकिस्तान दैट विल कंट्रोल द माइग्रेशन ऑफ पाकिस्तानी नर्सेस। अगर हम उन नर्सेस पे रिसर्च करें जो कि पाकिस्तान से मूव करके जा चुकी हैं बाहर, उनके बाहर के एक्सपीरियंसेस कैसे थे, ऐसी कौन सी उनको बाहर फैसिलिटीज मिल रही है जो हमें पाकिस्तान में प्रोवाइड करें, तो दे विल स्टे इन पाकिस्तान। तो हम अगर इन चीज पे स्टडी करेंगे उनका क्या एक्सपीरियंस है, वी कैन रिटेन द नर्सेस इन पाकिस्तान। ऑल्सो वी कैन मेक अ प्रॉपर रिटेंशन पॉलिसीज, लाइक हम एक अच्छी सैलरी पॉलिसीज बना सकते हैं पाकिस्तान में। हम जो है नर्सेस को रिटेन करने के लिए उनको प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको जो है एक अच्छा प्रोफेशनल ग्रोथ दे सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ जैसे कि फिजा ने बताया कि हमारे पास नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो बहुत कम हैं, तो हायर एजुकेशन के लिए भी और अच्छी अपने आप को अपग्रेड करने के लिए इन चीज़ों को परस्यू करने के लिए भी पाकिस्तान में नर्सेज जो है वो बाहर का रुख कर देती हैं। अब इसके अलावा बात करें तो पाकिस्तान में अगर हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के कंपैरिजन करें तो वहाँ पे हम क्या चैलेंजेस को फेस करते हैं, किन चैलेंजेस को फेस करते हैं, इसको भी कंपेयर करें तो ये चीज़ें भी जो हैं वो कंक्लूजन इन द एंड द एसेंस ऑफ दिस होल स्टडी इज दैट कि जब पाकिस्तान में जो एक बहुत इस ट्रेंड का जो सबसे एक चीज़ सामने आई है इस ट्रेंड की वजह से जो ये है पाकिस्तान में फाइनेंशियल इनइक्वालिटी की वजह से, ठीक है, प्रोफेशनल डिससैटिस्फैक्शन की वजह से, और इसके अलावा जो है वो वर्कलोड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की वजह से। अब हम बात करें तो हम जो पाकिस्तान में एक प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं बियॉन्ड द सैलरीज, नहीं सिर्फ हमें सैलरीज पे काम नहीं करना कि हमने सैलरी और पे अच्छी कर दी, नो, just make the better environment for the nurses, just provide them a proper needs, whatever they need, just provide them। and इसके अलावा हम जो है पाकिस्तान में नर्सेस को रिटेन कैसे कर सकते हैं, by making to prevent the further drainage, by making them stay in Pakistan, like by providing them a proper salary, proper development status, proper safety and the proper recognition. Thank you everyone. A final year nursing student from Institute of Nursing and Midwifery, Janassan Medical University. My group members are Sara, Savera and Aunam. Our presentation topic is HPV awareness and cultural barrier in Pakistan, addressing misconception to improve vaccine uptake and cervical cancer prevention. देखते हैं कि पाकिस्तान में HPV वैक्सीन एंड सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड कौन से ऐसे कल्चर बैरियर्स हैं जिनको ओवरकम करके हम HPV वैक्सीन के अपटेक को बढ़ा सकते हैं और सर्वाइकल कैंसर की प्रेवलेंसी को कम कर सकते हैं। Covered during my presentation determine cervical cancer prevalence, assess the framework for HPV awareness, analyze healthcare readiness and SWOT analysis, identify barriers like low screening, cultural barriers, and last one recommended intervention for vaccination and policy. Background: cervical cancer mostly female के reproductive part cervix and vagina में होता है। Globally, cervical cancer is the fourth most common cancer in women globally, जिसकी पूरी दुनिया में 6,60,000 से ज़्यादा केसेस जो है ना एनुअल रिपोर्ट होते हैं और 3,50,000 से ज़्यादा एनुअल
डेथ होती है, जिसमें 94% ये केसेस लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में होते हैं। पाकिस्तान में सर्वाइकल कैंसर थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है, जिसमें 5000 से ज्यादा ये एनुअल केसेस रिपोर्ट होते हैं और 3000 से ज्यादा एनुअल डेथ होती है। सर्वाइकल कैंसर मोस्टली एचपीवी वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है। एचपीवी के 200 से ज्यादा टाइप डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन मोस्टली एचपीवी 16 एंड 18 सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है। सिग्निफिकेंट globally included Pakistan 68.6 million girls वुमेन जिनकी एज 15 से लेकर 44 तक है, वो रिस्क पे है कि उनको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। इसी बर्डन को ओवरकम करने के लिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एलिमिनेशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर का 2030 तक का एक गोल रखा है, 90-70-90 का। दैट मीन्स कि 90% वो गर्ल्स जिनकी एज 9 से लेकर 15 तक होंगी वो नेशनल वाइज वैक्सीनेटेड होंगी, और 70% वो वुमेन जिनकी एज 35 से लेकर 44 तक होंगी वो अपनी स्क्रीनिंग लाजमी करवाएंगी। एंड 90% वो वुमेन जिनको सर्वाइकल कैंसर डायग्नोस हो चुका है वो अपना ट्रीटमेंट लाजमी करवाएंगे। SDG 3 एलिमेंट दैट मीन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अगर हम पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड सर्वाइकल कैंसर की प्रेवलेंसी को कम करते हैं तो हम डायरेक्टली वुमेन मोर्टेलिटी रेट को कम करेंगे, जो कि अलाइन करता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग SDG 3 को। एड्रेसिंग कल्चर बैरियर दैट मीन के हम सर्वाइकल पाकिस्तान में मल्टी एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, जिसमें उनकी अपनी वैल्यू, बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस है रिगार्डिंग अवर हेल्थ। अगर हम उन कल्चर बैरियर को ओवरकम करके उनके मुताबिक अवेयरनेस दें तो हम सर्वाइकल कैंसर की प्रेवलेंसी को पाकिस्तान में कम कर सकते हैं। हमारी स्टडी का मेन पर्पस ये था कि हम पाकिस्तान में सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड जो कल्चर बैरियर्स है उनको एड्रेस करके उसके मुताबिक अवेयरनेस दें, ताकि हम SDG 3 को अचीव कर सकें, गुड हेल्थ एंड वेलबींग को। एंड WHO का जो कि 2030 तक का टारगेट है 90-70-90 का, उसको अचीव कर सके। उसके लिए हमने मेथोडोलॉजी जो यूज की थी, डिफरेंट लिटरेचर स्टडी किया था थ्रू गूगल स्कॉलर एंड पबमेड, और वो आर्टिकल जो कि 2010 से लेकर 2025 तक पब्लिश थे। हमने अपने पूरे रिव्यू आर्टिकल में 3 बेसिस पे SWOT एनालिसिस किया है। नंबर 1 पब्लिक अवेयरनेस, सेकंड वन हेल्थ केयर सिस्टम, एंड थर्ड वन हमारे पास पॉलिसी प्रोग्राम लेवल। हमारे पास कम्युनिटी में स्ट्रेंथ ये है कि रिसेंटली पाकिस्तान में सोशल मीडिया एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम और NGO जो पार्टिसिपेट ले रहे हैं पब्लिक में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए रिगार्डिंग टू HPV एंड सर्वाइकल कैंसर। हमारे पास वीकनेस ये है कि स्टिल हमारे पास HPV वैक्सीन और सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन और मिसकॉन्सेप्ट स्प्रेडिंग के सर्वाइकल HPV वैक्सीन की वजह से फीमेल में इनफर्टिलिटी होती है, और ये जो अनमैरिड वुमेन के लिए लाजमी नहीं है। हमारे पास अपॉर्चुनिटी ये है कि हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस और लेडी हेल्थ वर्कर के थ्रू अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं कम्युनिटी में। थर्ड हमारे पास ये है कि हमारे पास स्टिल पाकिस्तान में एंड वर्ल्ड वाइड सर्वाइकल कैंसर और HPV से रिलेटेड रिलीजियस मिसकॉन्सेप्ट प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास है हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम में हमारे पाकिस्तान में टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड स्क्रीनिंग प्रेजेंट है, और हमारे पास वीकनेस ये आती है कि स्टिल हमारे पास जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो प्रॉपर पेशेंट की काउंसलिंग नहीं करती। और थर्ड हमारे अपॉर्चुनिटीज हमारे पास ये थे कि हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस और लेडी हेल्थ वर्कर को ट्रेनिंग करवा के कम्युनिटी में अवेयरनेस दे सकते हैं। इंडिविजुअल बैरियर्स में हमारे पास ये है कि वैक्सीन से रिलेटेड लेक ऑफ अवेयरनेस है और वैक्सीन की वजह से इनफर्टिलिटी होती है, तो ये भी एक कम्युनिटी में मिसकंसेप्शन है। HPV वैक्सीन कैंप 2025 रिसेंटली पाकिस्तान में 15 सितंबर से 27 सितंबर में यूनिसेफ, WHO एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कोलैबोरेशन से कैंप हुई थी, जिसमें 13 से 16 मंथ को टारगेट किया गया था वो गर्ल्स जिनकी एज 19 से लेके 14 तक थी, जिसमें मोस्टली पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद एंड आजाद जम्मू कश्मीर में ये कैंप हुई थी, जिसमें हमारे पास 49
वैक्सीनेटर को ट्रेन किया गया था और हमारा इस वैक्सीनेशन का कैंप का जो गोल था वो ये था कि 90% वो गर्ल्स जिनकी एज 19 से लेकर 15 तक है वो वैक्सीनेटेड हों, जिसमें हमारे पास नेशनल वाइज जो कवरेज आई थी वो 34% आई थी, जिसमें 4.5 मिलियन गर्ल्स जो है वैक्सीनेटेड हुई थी, जिसमें सबसे ज्यादा कवरेज पंजाब में आई थी और सिंध में जो है ना नौशहर फेरोज में 89% आई थी और कराची में 33% आई थी. So that was from my side. Now I would like to invite Sarah. So now I will discuss the key recommendation based on our study. The first point is policy integration. Effective cervical cancer prevention के लिए जरूरी है कि strong health care policies implement की जाए, integrate की जाए. Means कि HPV vaccination को formally पाकिस्तान के national immunization routine program का part बनाया जाए. Like other vaccines की तरह पोलियो, मीजल, रूबेला वैक्सीन होती है इनकी तरह. इससे क्या होगा, इसलिए होगा कि ये वैक्सीन जो है इजीली एक्सेसिबल हो जाएगी लोगों को. नंबर सेकंड ये कि कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी और नंबर थर्ड ये कि रूरल और लो इनकम एरियाज में इसकी कवरेज इंप्रूव होगी. The second point is the second and the most important point is nursing advocacy. नर्सेज जो है हेल्थ केयर सिस्टम का बैकबोन होती है और पेशेंट और फैमिलीज के सबसे ज़्यादा क्लोज होती है. तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा नर्सेज को ट्रेन करें, उन्हें एम्पावर करें ताकि वो एचपीवी से रिलेटेड करेक्ट एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन दे लोगों को. नंबर सेकंड ये कल्चरल और सोशली सेंसिटिव काउंसलिंग प्रोवाइड करें और नंबर थर्ड ये कि फियर मिसकंसेप्शन और मिस इन्फॉर्मेशन को क्लियरली एड्रेस करें. आज के हेल्थ केयर नर्सेज में सिर्फ हेल्थ केयर सिस्टम में नर्सेज सिर्फ केयर प्रोवाइड नहीं करती बल्कि वो एजुकेटर्स, एडवोकेटर्स और चेंज एजेंट भी है. तो जब नर्सेज एक्टिवली अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगी तो ना सिर्फ कम्युनिटी का ट्रस्ट बिल्डअप होगा बल्कि उनमें वैक्सीन्स की एक्सेप्टेंस भी इम्प्रूव होगी. द थर्ड पॉइंट इज कम्युनिटी इंगेजमेंट. पाकिस्तान में एचपीवी वैक्सीनेशन से रिलेटेड अभी डिफरेंट मिसकंसेप्शन और मिस इन्फॉर्मेशन है. तो इसलिए ज़रूरी है कि डिफरेंट रिलीजियस स्कॉलर्स और डिफरेंट कम्युनिटी लीडर्स और लोकल इन्फ्लुएंसर्स को इन्वॉल्व किया जाए ताकि इसमें इंफॉर्मेशन को मिसकंसेप्शन को क्लियर किया जाए. इससे न सिर्फ वैक्सीन सेफ्टी प्रमोट होगी बल्कि वैक्सीन की एक्सेप्टेंस भी इम्प्रूव होगी लोगों में. फर्दर रिसर्चेस. वैसे तो इस एचपीवी से रिलेटेड काफ़ी रिसर्चेस की गई है और काफ़ी अभी चल रही है, लेकिन यहाँ पे मैं वो पॉइंट्स हाईलाइट करूँगी जो इस फील्ड में लेकिन है और जिसे हाईलाइट करने की नीड है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज सिस्टम रेडनेस. सबसे पहले सिस्टम रेडनेस को इवैल्यूएट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. इसमें ये इवैल्यूएट किया जाता है कि हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर सही है कि नहीं, कोल्ड चेन मैनेजमेंट जो है वो एडिक्वेट है कि नहीं और जो है वैक्सीन स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है इफेक्टिव है कि नहीं. तो जब सिस्टम जो है रेडी होगा तो हम सक्सेसफुल वैक्सीन प्रोग्राम जो है वो अरेंज करवा सकते हैं. नंबर सेकंड पॉइंट इज पेरेंटल एटीट्यूड. पेरेंट्स का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वैक्सीन अपने बच्चों की वैक्सीन डिसीजन के लिए. तो उस रिसर्चर को इस बारे में फोकस करना चाहिए कि उनके पेरेंट्स के एटीट्यूड क्या है, उनके बिलीव्स क्या है, उनके सोशल और कल्चरल नॉर्म्स क्या है, उनके रूरल और अर्बन एरिया में क्या क्या डिफरेंस है. तो जब हम रिसर्चेस इस तरफ फोकस करेंगी तो हमें एक टारगेटेड पॉपुलेशन मिल जाएगी जिसको अवेयरनेस जिनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम डिजाइन करवाना, वैक्सीन प्रोग्राम डिजाइन करना इजी हो जाएगा हमारे लिए. द थर्ड पॉइंट इज लॉन्गिट्यूडनल इफेक्ट. मीन्स के इसमें हम ये असेस करते हैं जो कल्चरल सेंसिटिव इंटरवेंशन हमने प्रोवाइड किए हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव है कि नहीं, या जो है वैक्सीन अपटेक जो है वो टाइम टू टाइम लोगों में बढ़ रहा है कि नहीं. इस टाइप के रिसर्चेस फ्यूचर पॉलिसीज और इंटरवेंशन को जो है वो इम्प्रूव करेंगे. Conclusion. To conclude my presentation or to summarize my presentation, I simply say that cervical cancer एक preventable disease है, लेकिन पाकिस्तान में अब भी ये एक सीरियस हेल्थ केयर चैलेंज बन चुका है जिसे ओवरकम करने की नीड है, जिसे अर्जेंट एक्शन की नीड है. एचपीवी वैक्सीनेशन सर्वाइकल कैंसर के लिए एक इफेक्टिव टूल है, लेकिन सिर्फ वैक्सीन की अवेलेबिलिटी काफ़ी नहीं है बल्कि इसके साथ साथ हमें डिफरेंट स्कॉलर, रिलीजियस स्कॉलर और कम्युनिटी लीडर्स को इन्वॉल्व करना होगा ताकि एचपीवी की एक्सेप्टेंस और अवेयरनेस हम लोगों में बढ़ा सकें. अगर हम इस पिक्चर को देखें तो अकॉर्डिंग टू WHO अगर हम 90-70-90 की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर हम इसको फॉलो करें तो हम 2030 तक ग्लोबली हम सर्वाइकल कैंसर को ग्लोबल से एलिमिनेट कर सकते हैं.
So thank you, thank you. 25 cases. It's a big case in both countries. Now, if we talk about 2025, Pakistan recently reported 30 cases and Afghanistan 4 cases. As well as according to the science. Exactly, we can say that while polio is still endemic in these two countries, Pakistan and Afghanistan, even the world is declared already that polio is eradicated in worldwide. But still in these countries is circulating everywhere. If we talk about the inclusion and exclusion criteria, हमारी जो स्टडी है वो पेयर रिव्यू आर्टिकल जो 2015 से लेकर 2020 की गई थी वो स्टडी हमने रिव्यू आर्टिकल हमने इसमें यूज नहीं किया है. So, SWOT analysis. Our major strength is that we support fully from national and international level like WHO, GBEI, UNICEF, NEOC, USA जैसे बड़े-बड़े इदारे हमें सपोर्ट करते हैं पोलियो को एरेडिकेट करने के लिए. उस हिसाब से हमारे पास इफेक्टिव वैक्सीन जैसे ओपीवी, आईपी उसको हायर करने के लिए उसको वैक्सीन को अच्छे से कवरेज कराने के लिए हमारे पास जो हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स है उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है. उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम है जो हाई लेवल की कैंपेन को कंडक्ट करवा रहे होते हैं, उन सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं. और अगर हम बात करें वीकनेस की तो सबसे बड़ी हमारी वीकनेस ये है कि जीरो डोजेस चाइल्ड पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में अगर उनकी तादाद देखी जाए तो 1.1 जो मिलियन है वो पाकिस्तान में और 0.06 मिलियन है. Second objective is screen time regulation among adolescents. As we all know that we are living in digital era where digital devices is very common, but excessive use of digital device affects adolescents' physical and cognitive well-being. If we talk about previous researches reveal that there is a significant role of screen in adolescent self-esteem and confidence. On empathy. The reason that we've chosen empathy is, as nurses, we're the only people who are mostly at the bedside of the patients, so this seemed like the most relevant topic that we could choose. Now, speaking about the introduction again, the basis of this research is not just to tell that we empathize with them, it is to also show that how empathy also helps patients cure, not just physically but mentally as well. Now, our aim again is to compare the level of empathies. Now, how we are actually comparing the levels of empathy is on the basis of first year students and second year students and final year. The main focus is first year students compared with final year students, because as we know there's a very difference in people or students specifically who are in first year as compared to final year. Now again, our very specific objective is to check how can we check the levels of empathy that measures in them. Now talking about the method, we've chosen a quantitative cross-sectional survey. Our sample size is 70, which was done among students from we took the sample size from Dow University, JSMU and JPMC. The audience again was students from MBBS, BDS, our nursing students, as well as DPT and medical technologies. Now the tool that we've chosen specifically is a Charisma Chen Empathy Scale. Now this scale had a total of 15 questions that were then sent out to individual people which had access. So we did not have access to them. Now the variables in this are age, gender, clinical hours, and academics. How this works is, now when we speak about the discussion, the topic of discussion is, once we complete the research, it clearly shows that age, gender has nothing to do with the level of empathy that a person has. The level of empathy mainly focuses on the basis of how many clinical hours they put in and academic year they're in. Obviously, when we're in first year, personally speaking, I had a very huge hunger of going ahead and trying new things on patients. Again, that was my hunger. I was being selfish on something that I wanted. Again, was not thinking about patients, which is a very wrong practice. This is something that we need to change as first year students as well as final year students, to make sure that our focus is patient care, not our empathy levels. And once we start caring about them and looking at them as individuals, our empathy levels, whether it's us in first year or whether it's us in final year, would increase definitely. Again, conclusion is that we saw a higher level of empathy in final year students
Reason being that they have a lot more clinical exposure. Again, the downside of why we do not have a lot of empathy is because there is a hunger, limited resources, limited clinical hours, and a lot of workload. We are all aware of how medical, especially nursing line works in Pakistan. Very limited nursing, a lot of workload. That is why even everyone has a professional hunger as well as a personal hunger to gain more experience to move forward. This would not be the case if we as nurses had a lot more opportunities, given a lot more opportunities in clinical sites as well as education sites as well. Now, speaking about our limitations, this was a self-administered survey, which means the person who was actually filling out may or may not have known for definitely if that is their empathy level. This is something that they just guessed. Our inclusion criteria is specifically nurses and students above 18 and under 35, because that is basically the age that university students are. And our exclusion area is again house officers, because they do not have a lot more exposures with them, plus anyone who again is below 18 and above 35. That is from my side. One thing is that IRB में इसमें काफी ऑब्जर्वेशन चाहिए, वो बहुत एक सा टॉपिक है क्योंकि IRB में हमारे नर्सिंग प्रोफेशनल्स नहीं है, तो वो समझ ही नहीं पाए इसमें। अच्छा, can you tell me in easy word what is and sympathy? Empathy is something that we feel, right? Empathy is what we feel towards someone else, and sympathy is what we feel. Now, if sympathy is something, if someone fell down, that is Give something me that the I would feel. example. So, for example, if there is a road accident, it would basically mean sympathy is me sympathizing with them that Bachara, this not feeling well. I feel bad for them. Empathy is when we put ourselves in the situation. If we were in that situation, how would we feel? In simple words, yeah. Yeah, putting yourself in other shoes. Yeah. And if we start doing that in nursing, then we would be a lot more Yes. professional. And empathy is you put yourself in other person's Yes. shoes. And what is sympathy? Sympathy is actually looking out for them or feeling bad for them, but again, not in a level that you fall down, but feeling bad for Let's them suppose basically. me and Rupina are friends, and let's suppose I passed the exam. So I go and said to Rubina that thanks God I passed the exam, but I'm really sorry that you have failed your exam. This is That is a sympathy. This is sympathy, yes. Yeah. And if I want to change the words, if I want to show the empathy, I would say that I'm really sorry that you are failing the exam, but I can feel the pain which you are going through. It's your personal, basically empathy is Yeah, your I personal can feel point of that view in that pain. situation. Your words will change the game. Yes. Okay, now let's come to the topic. How would you come up with that sample like 70? From where did you got that sample size? So we conducted this in students. No. Sample size criteria. How you calculated the sample size? Sample size. This is my question. How we can? Yeah. Sorry. We have taken diabetic patients. So what is the diabetes? Diabetes is a long-term chronic disease. That's basically the process of how our body uses the sugar and the insulin. If it's beyond its limits, then it's called the hyperglycemia. This may lead to the further diabetic peripheral neuropathy and cognitive impairment. That's our thinking disability, we can say. Our study objectives are to determine the association between hyperglycemia and the intensity of peripheral neuropathy and the cognitive impairment, and to see the levels of cognitive impairment in type 2 diabetes patients. So, for the methodology, we have taken the sample size of 40 patients. We have taken 22 females and 18 males. So, this was our sample, and age criteria was greater than 18. We have type 2 diabetic patients, so we have taken age level of greater than 18. We have divided our sample size into two categories. One is case and control. Case and control, the cases are whose HbA1c level is greater than 18, and the control group 9. And those who are less than 9, they are called the control group. We use two tools for our study. One is MNSI and second one is CFQ. The Michigan Neuropathy screening test that is used for the scoring or assessment of neuropathy, and the second is CFQ, the Cognitive Failure Questionnaire. That's basically for the scoring of the cognitive impairment. We use SPSS for the analysis, version 25, and we have taken independent t-tests for our study. The results that shows higher HbA1c level, we can see here that's the average of 10.68 versus 7.67.
And the cases showed higher neuropathy scores, MNSI that shows 11 versus 9.6. And the other key finding of our study, that's for the gender basis. We were not expecting this, but this was uncertainly happened that we have taken the sample size of 18 males. That was less ratio of males, but in our study, this shows higher intensity of diabetic peripheral neuropathy and cognitive impairment in males. Even the ratio of males were less, but the intensity was high. And other thing, there's the duration. Duration also impact. Those who are with diabetic, those who are with HbA1c level, that was 6, 7, and 8. But with the duration that was 10 years, 12 years, and 15 years, they are also affected with the diabetic peripheral neuropathy and cognitive impairment. So, for the limitations of our study, if we talk about the limitations, we have taken only sample size of 40 just for our pilot study. So this, Forty four zero 40. If it's taken in a large number, it may be more effective for our study, and the sample size that's less, and also the area of collecting the data. We have collected data from JPMC only. This was our just finding for the Karachi or Sindh. If it's taken on the larger or broader area, it will be more effective for. And in the conclusion, if for the poor glycemic control may lead to the diabetic peripheral neuropathy and cognitive impairment. If it's early diagnosed, it may help physicians to evaluate or diagnose that can save the patients from the diabetic peripheral neuropathy, amputation, diabetic foot, and also the cognitive disability. This was all from my side. Very good. Very good. What was the complaint? ग्लाइसेमिक कंट्रोल पे कैसा ट्रीटमेंट का Yes. For the complaints of treatment. जी मैम आप बिल्कुल सही बोल रही हैं इसकी कंप्लेंट किए थे शी इज आस्किंग फॉर द कंप्लायंस जो लोग डायबिटीज थे वो अपनी मेडिसिन और अपनी चीजें प्रॉपर यूज कर रहे थे उसका जवाब they are used for treatment, but जी मैम जैसे आप बोलती है ना कि वो पेशेंट सब मेडिकेशन ले रहे थे, लेकिन जैसे कि ड्यूरेशन बढ़ती है ना तो डायबिटीज की, तो ये सब कंडीशन आ जाती है। ये जो हमने यहाँ पिक्चर लगाई है यही हमारे क्वेश्चन में भी था, और वो जो मतलब पेशेंट है वो सब ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें न्यूरोपैथी की कंडीशन कंप्लेन हमें वहाँ पर मिल रही है। दूसरी चीज हमारे पास क्या थी, जो हमारे वहाँ पर डॉक्टर्स थे, हमारे अंदर इसके अंदर एक क्वेश्चन था क्वेश्चन के अंदर कि आपको न्यूरोपैथी डॉक्टर्स के पास कंसल्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर हर किसी का आंसर था नो। तो वहाँ पर उन लोगों को अवेयरनेस ही नहीं मिल रही है ना। अब ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ हमारे रिस्क फैक्टर्स भी बढ़ते जा रहे हैं ना, तो वहाँ पर हमारी नॉलेज भी एक तो डिफेक्टिव है, डॉक्टर्स भी ऊपर नहीं बता रहे हैं, और वहाँ पर अगर वो early identification is very important for saving the life of the diabetic patients. मुझे ना आप ऊपर थोड़ा सा वो कर सकते हैं और नीचे आप आइडियली जब आप प्रेजेंट करें अच्छा मुझे नेक्स्ट टाइम जब आप हायर लेवल पे आप तो ना ये वैसे नहीं, ये हमसे इतना लिंक टॉपिक है नहीं इसमें, क्योंकि जो नर्सिंग फिनोमेना है ना वो मिसिंग, ठीक है, उनमें था नर्सिंग फिनोमेना, कुछ नर्सिंग फिनोमेना पे स्टडी करते, क्योंकि जहाँ देखो 8 के बच्चे जल्दी मिल जाती है, मुझे पता है। ये मैडम ये ना बायोकेमिस्ट्री डायबिटीज वालों का ना, अगर इसमें ना अब मैं इसमें जो मेरा कंसर्न होता है, अभी मास्टर्स करेंगे ना कर तो उसमें सबसे मैडम पीएचडी में, मैं भी पीएचडी में, तो सबसे पहले ये लिंक्ड होता है कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट लाओ नर्सिंग का, उसका एम्पैथी वाला है वो लिंक्ड हो जाए। Nomophobia was firstly coined in 2008 by British Service Postal Study. Nomophobia is a fear of being without mobile. As you know, in a modern era, smartphone become an essential accessory in our life. Without smartphone, person may experience anxiety, depression, and other mental health problems. Smartphone nomophobia
is most common among the university students, especially allied health students, because they are heavily rely on smartphone for their study purpose, communication, and social contact. Nomophobia may affect the role performance of an individual and also the quality of life. Higher dependency of a nomophobia may lead to certain mental issues like depression, and depressive symptoms may also be increased or aggravated by disconnected from the other. So our objectives are to determine the prevalence of nomophobia among the allied health students. Means number of students experiencing nomophobia during their life. Secondly, that is to assess the level of depression. Third, to identify the correlation between the nomophobia and depression, how they correlate with each other. So our study is cross-sectional quantitative correlational study. Cross-sectional because we are doing this study at a time, while the quantitative correlational study means we are comparing the nomophobia score with the depression, not nomophobia with the depression. Their scores we are comparing. So we have selected the participant 33 from different institutes like JPMC, NICH, Indus, Dow. So and we collected the data by using convenience sampling. Means we have collected from those who are easily accessible to us, are willing to participate in our study. We have given written informed consent to them. Later on we have collected the data. We have the two tools, that is nomophobia questionnaire and patient health questionnaire. So we have collected the data by using these two tools. So data analysis, we analyze the data by using descriptive statistics and cross-sectional quantitative correlation, Pearson correlation, and nomophobia. Here. Okay. Now results. That is 57% female was participating in our study between the age of 18 to 22. And our inclusion criteria, we have only included allied health student, not others. Secondly, allied health student are those students like DSMT, pharmacy, and nursing and DPT. डेटा में ये इसके डेटा में भी और आप लोगों ने अलाइड हेल्थ का जहाँ तक बात की है तो आपके ना इसमें डेमोग्राफिक में शो होना चाहिए कि कितनी परसेंटेज कहाँ से कितने डॉक्टर्स हैं कितनी नर्सेज हैं कितनी फिजियोथेरापिस्ट हैं ये आपका All right. इससे पता चलेगा सही है. And exclusion criteria is we have exclude all those who are not from allied health student. Secondly, below 18 they are also excluded. Thirdly, those patients who are mentally retarded, they are also excluded from our study. Those who are mentally retarded, like having a mental issues like depressive, bipolar disorder, and schizophrenia. If you write it now, so how you would screen those students? If you write it and you were saying that we exclude those students, so how did you screen that student that he or she is suffering from mental issues? In our universities or sessions are provided to the students, not only students but also all the members or the faculty members. All person are also suffering from these things. So, but we have highlighted the students just because of it they are on the level of growing level. So they don't know that how to interpret the things that these are in the link between academic part of business and psychology among nursing students. We all know nursing education is quite challenging and highly demanding for students, especially So what was your result? कितने students run out थे? And according to this, 27% of adults affected from. अच्छा ये आप बताएं. अब हम आपसे सवाल करते हैं. सही. आपकी ऑब्जेक्टिव है कि aim to evaluate the effect of obesity on post-operative outcomes. तो आउटकम में आप क्या देख रहे हैं? आउटकम में बॉडी हीलिंग देखेंगे. क्यों डीलिंग? हीलिंग और रिसेप्शन को कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो गया. इन्फेक्शन. गुड हीलिंग, इन्फेक्शन. पोस्ट ऑपरेटिव आउटकम आपकी वुंड हीलिंग और इन्फेक्शन है. वो आप ओबेसिटी के और नॉन ओबेसिटी के पेशेंट को देखोगे. व्हाट आर द अदर बायसेस? कंफाउंडिंग फैक्टर और कौन से होंगे आपके? कंपाउंडिंग फैक्टर लाइफस्टाइल और जो डाइट पैटर्न होते हैं जैसे अर्बन एरिया में और पोल्यूशन है प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन अगर
कौन सी प्री एक्जिस्टिंग कंडीशन है? डायबिटीज होती है, वुंड हीलिंग नहीं, जो वुंड हीलिंग को अफेक्ट करती है वो क्या है? डायबिटीज। तो आपके एक्सक्लूजन इंक्लूजन क्राइटेरिया में ये था? हाँ बताएं क्या था? इंक्लूजन क्राइटेरिया में था कि जो 72 पर अगर के बाद जो मोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट उनकी असेसमेंट लेनी थी, और जो क्रोनिक कंडीशंस में और आपने ओबेसिटी के किस तरह से लिया था? क्रोनिक कंडीशंस कौन कौन सी दी थी आपने? जैसे कैंसर हो गया, टर्मिनल इलनेस पे जो पेशेंट होते हैं उनकी हमने उनको एस्टिमेट करके रखा था, और जो दूसरे कार्डिक जो पेशेंट्स होते हैं उनको हमने एस्टिमेट करके रखा था। और डायबिटीज ओबेसिटी को कैसे डिफाइन किया? कितना BMI लिया? आपने सर्जिकल पेशेंट के कितना से BMI निकाला? BMI कैसे निकाला? नहीं पेशेंट का डेटा कहाँ से लिया? बेसिकली BMI होती है वेट एंड हाइट कंपेयर करके निकालते हैं, तो ओबेस है या नॉन ओबेस है, अगर ओबेस है तो किस कैटेगरी में? वो तो मैं पता है। आपने अपने पेशेंट के ऊपर से कैसे डेटा लिया था? फाइल से लिया था, सेकेंडरी डेटा आपने खुद नहीं किया था, सही है ना? नहीं वो सर्जिकल था ना, तो वो तो आप सर्जरी में वार्ड में गए होंगे ना, तो वो तो ऑलरेडी असेसमेंट पर था। तो वो व्हाट कैन बी द बायसेस ऑफ यूजिंग सेकेंडरी डेटा? सही है, हो सकता है नहीं जीरो पर ना हो, कपड़े मोटे पहने हुए हों पेशेंट ने, सही है, किसी ने खाना खाया हो, किसी ने खाना नहीं खाया हो, किसी को एसाइटिस हो, maybe the height and weight was taken before the surgery. सही है। तो ये आप जब डिस्कशन लिखोगे लिमिटेशन, ये सब लिमिटेशन है कि आपने सेकेंडरी डेटा यूज किया था फॉर ओबेसिटी, सही है। और आउटकम आपने कितने दिन तक देखा था? आउटकम को कितने दिन तक देखा था? कितने दिन तक? 7 डेज। कहना इन्फेक्शन नॉर्मल पेशेंट में वुंड में इन्फेक्शन कितने दिन के बाद डेवलप होता है? नहीं लिटरेचर क्या बोलता है कि कितने दिन के बाद वुंड डेवलप होता है? 72 आवर्स की हमने डेटा रखी थी, उसके बाद हम असेस करेंगे बिफोर ड्रेसिंग। रेडनेस वगैरह नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, पस वगैरह नहीं है। मैं पूछ रही इसमें ना ये डेटा कहाँ से कलेक्ट किया था मैडम पूछ रही है? यूजुअली 3 दिन के बाद नहीं वार्ड कौन से थे? जनरल सर्जरी के डिफरेंट JPMC से? परमिशन किससे ली थी? परमिशन की पूछेंगे, हेड नर्सेस होते हैं और जो वहाँ के डॉक्टर्स होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। सवाल ये है कि JPMC में ना इन्फेक्शन कंट्रोल के हालात बहुत नाजुक सूरत हाल है। The results are strictly confidential and every group has been assessed purely on merit according to the established evaluation criteria. Therefore, we kindly request all presenters to remain hopeful and patient and to trust the process. We truly appreciate the hard work and dedication shown by each group. We wish the very best of luck to all the participants. I request everyone to please join me in giving a big round of applause to all the participants who have taken tremendous effort and patience. Ladies and gentlemen, we have गुड आफ्टरनून। ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात थी कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया एज ए चीफ गेस्ट फॉर स्टूडेंट सेमिनार के लिए, एंड आई वुड लाइक फैकल्टी मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स जिन्होंने इतना करंट अफेयर्स और करंट इश्यूज के ऊपर आप लोगों ने थीम सिलेक्ट किया। आपका थीम क्या है? What is the theme? Healthcare in transition, emerging trends, system challenges, and future directions. सही है, and so you have presented it. You made the 7 presentations. सही, and all are important areas आपने cover किए। सही है, तो overall, every group of presentation, oral presentation as well as poster presentation, you all have done excellent job. You should praise yourself.
AI empower you, not and support you but not harm you. अभी ओवरऑल सारी फील्ड्स में, बिजनेस में, हर फील्ड में ये डर है कि एआई हमारी जगह न ले ले। सही है? अब इसमें ऑटोमेशन करके वो सारी चीजें जो है ना वो डिजिटल कर दी, वो पूरा सिस्टम वो खुद ही रन हो रहा था। एंड में सिर्फ शुरू में वो डालते थे, प्लेट्स रखते थे, वो प्लेट में से सैंपल भी एआई कर रहा है, कितना सैंपल है, कितनी मेडिसिन उस प्लेट में लगानी है, किस तरह से इसको स्प्रे करना है, तो वहां पर तो एआई ने रिप्लेसमेंट कर दी मैन पावर की। सही है? इस तरह से अगर आपको मशीन्स कर रही है, लेकिन क्या नर्सिंग को एआई रिप्लेस कर सकेगा? क्यों? इमोशनल कनेक्शन भी होते हैं। अब तीसरा जेपीएमसी ने एआई में सर्जरी में रोल अदा किया है, रोबोटिक्स आ गए हैं। सही है? लेकिन क्या रोबोटिक्स 100% सर्जरी कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? वो हेल्प कर रहे हैं आइडेंटिफाई द साइट, उसकी रोटेशन, उसकी अलाइनमेंट, लेकिन सर्जन का रोल आता है। सर्जन का रोल आता है ना पेशेंट के एक्सप्लेनेशन में, पेशेंट सेटिस्फैक्शन में। सो डोंट वरी, आपके कुलीग ने बिल्कुल सही बोला कि AI is supporting you, not empowering you, not replace you. सही? तो पॉजिटिव अगर हम एटीट्यूड्स रखेंगे तो वो हमें पॉजिटिविटी के लिए लेकर जाएंगे, लेकिन लर्निंग बहुत जरूरी है। सही है? अब तो अगर आप ChatGPT को और इसको बोलो कि आपको ये लेक्चर बनाकर दे मूड एक्सिस पर, वो बनाकर दे देगा और वो वीडियो भी आपको दिखा देगा। लेकिन क्या हम रिलाई कर सकते हैं इसके ऊपर 100%? नहीं, क्योंकि वो SOPs हो सकता है ऑल SOPs ना फॉलो करें। क्या आजकल लैब में आप उसको अप्लाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो वो आपको हेल्प जरूर करेगा, आपका टाइम सेव करेगा, लेकिन उसकी डिलीवरी जो है वो जब तक आपको एक्सपीरियंस टीचर नहीं बताएगी, आपको वो एक्चुअल चीज नहीं समझ में आएगी। सही? इस तरह से दूसरी प्रेजेंटेशन थी नर्सिस माइग्रेशन की, तो आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया नर्सिस माइग्रेशन का, लेकिन आज आप लोगों को पता है कि नर्सिस माइग्रेशन से मुल्क को क्या बेनिफिट मिलेगा? हमारे मुल्क को क्या बेनिफिट मिलेगा? इकोनॉमी, रेमिटेंस बढ़ेगा। सही है? इकोनॉमी बढ़ेगी। अब आप के फ्रेंड्स या आपकी फैमिली में या कोई ना कोई तो जरूर होगा। सही है? जिस तरह मेरे बहुत सारे स्टूडेंट, मैं तो 1997 से टीच कर रही हूँ। सही? 1997 से आज तक मेरे कितने स्टूडेंट्स होंगे? सही है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैंने खुद देखी है इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी है। सही है ना? इंटरनेशनल जाने की वजह से। अभी करंटली जो कुवैत ने वो किया है सैलरी पैकेज हो रही है, तो हमारी नर्सेस कितना सेंड कर रही है पाकिस्तान में हर महीने 5-5 लाख। तो हमने ये बोला कि रिकमेंडेशन में कि हम सैलरी बढ़ा लें, हम कितनी भी सैलरी बढ़ा लेंगे ना तो 5 लाख फिर भी सेविंग नहीं कर सकते। अपनी सैलरी इतनी नहीं बढ़ेगी कि हम यूज करके वो 5 लाख को फिर बचा सकें। मतलब एक छोटी एग्जांपल मैं दे रही हूँ, इट्स नॉट कोटिंग समथिंग। तो international migration for the nurses is good for the benefit of the country, economic benefit of the individuals, वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकेगी। अगर आप 50,000 कमाओगे और आपको 5 लाख सिर्फ सेविंग मिल रही है, तो ज़्यादा आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बेहतर करोगे ना, आपकी फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी, आपकी कम्युनिटी की और ओवरऑल आपकी कंट्री की। सही है? तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है आपको पता है? गवर्नमेंट ये कर रही है, हेल्प कर रही है। सही है? गवर्नमेंट ने जिस तरह से इनिशिएटिव की मैं बात करती हूँ कि आपकी जो हेल्थ मिनिस्टर कौन है? कौन सा हेल्थ मिनिस्टर आपसे? हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक नर्सिंग कोर कमेटी बनाई है जिसकी मेंबर मिस शबाना और मैं भी है। ये चीजें
कोर कमेटी इसलिए बनाई है कि हम अपनी नर्सिंग स्कूल्स को किस तरह से स्ट्रेंथन करें कि वो क्वालिटी प्रोडक्शन करें और जब हमारे ग्रेजुएट्स रेडी हों तो उनको जो एग्जाम देने में चैलेंज आता है, क्योंकि इंटरनेशनली कहाँ पर भी आप जाओगे आपको वहाँ की कंट्री का लाइसेंस लेना होगा। तो लाइसेंस लेने के लिए आप अपनी डिग्री के दौरान आपको किस तरह से इनेबलिंग एनवायरनमेंट मिले कि आपको फौरन जब वो एग्जाम दो तो वो हो जाए। तो उस कोर कमेटी में फिर एक इनिशिएटिव निकला कि हर कॉलेज से फैकल्टी को नॉमिनेट किया जाएगा, उस फैकल्टी को जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी मुख्तलिफ कंट्रीज के एग्जाम के लिए, जिस तरह है ना आइल्स होता है इंग्लिश का और क्या होता है इंग्लिश होता है और सही कौन से एग्जाम होते हैं पता है आप? सही, तो जितने भी एग्जाम है ये हम प्रिपेयर करेंगे ताकि आपकी फैकल्टी आपको इस तरह से पढ़ाए कि जब आपके एग्जाम हो तो फिर आप वो अटेंड कर सको। अभी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है? वो क्यों पहले तो नहीं होता था, क्यों होता है? क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी एक्सपोजर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर लेकर आए। सही, आप में कॉन्फिडेंस होगा। अगर आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होंगे तो बच्चे चीटिंग करने में ज्यादा चांसेस होते हैं। सही, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में चीटिंग के कम चांसेस होते हैं। इसके अलावा एमसीक्यू आती है, तो आपके इंटरनेशनल लाइसेंस के जो एग्जाम होते हैं वो भी एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। तो ये स्ट्रेटजीज हैं जो आपकी कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी और आपका हेल्थ डिपार्टमेंट ऑलरेडी कर चुका है। सही, इसके अलावा अब मैंने बोला कि शॉर्टेज ऑफ नर्सेज है, अगर वो बाहर जाती है शॉर्टेज ऑफ नर्सेज है, शॉर्टेज ऑफ नर्सेज के लिए ऑलरेडी सिंध गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट और पंजाब गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए, इवनिंग प्रोग्राम शुरू किए हैं। अब मोस्ट ऑफ दी जितने भी गवर्नमेंट के कॉलेज ऑफ नर्सिंग है उसमें मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट रखी है, तो वहाँ पर जहाँ 50 या 100 स्टूडेंट प्रोड्यूस होते थे अब वहाँ पर कितने होंगे, 200 या 100 सीट के हिसाब से। अगर 50 मॉर्निंग 50 इवनिंग तो 100, अगर 100 है तो 200। सही है, तो एचपी वैक्सीन अवेयरनेस, आप में से कितने स्टूडेंट ने वैक्सीन कराई है? आपने कैसे करा ली है? तो सर्वाइकल कैंसर की होती है। स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप करो, लगा तो है। तो वैक्सीनेशन अगर हम किसी को बोलते हैं ना, अब ये जितने भी टॉपिक है ना, कैंसर सर्विसेज, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, नेशनल कैंसर रजिस्ट्री, इस तरह से हर डिजीज की रजिस्ट्री होती है। आपने एपिडेमियोलॉजी में सर्वेलेंस सिस्टम पढ़ा है? सर्वेलेंस सिस्टम में रजिस्ट्री होती है ना डिजीजेस की, वैक्सीन की। तो आप सबको रजिस्ट्री जब आप जाओगे हेल्थ सिस्टम में, जब आप काम करोगे तो ये आप बोल सकते हो कि हमने इनका रजिस्टर कराया है, कि हमारा डेटा, हमारी हॉस्पिटल का डेटा रजिस्टर है नेशनल रजिस्ट्री में। सही है, तो ये चीजें जो आप सीख रहे हो ना, ये सिर्फ सीखने के हद तक नहीं है, इम्प्लीमेंट करनी है आगे जाकर आपको। सही है, इस तरह से सीएचएन का रोल, कम्युनिटी हेल्थ नर्स का रोल, अगर ने बहुत ऐसे एक्सप्लेन किया। क्या हमारे सिस्टम में, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हेल्थ सिस्टम में कम्युनिटी हेल्थ नर्स का रोल एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। क्या हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की जॉब है? नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वैक्सीनेशन, आपने एचपी वैक्सीनेशन बोला, पोलियो वैक्सीनेशन बोला, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी बोला, ये सारी चीजें क्या है, प्रिवेंटिव अप्रोचेस है ना। प्रिवेंटिव अप्रोच का रोल कहाँ से होता है? घर से स्टार्ट होता है। घर में, होम में, फैमिली में, कम्युनिटी में कौन काम करेगी? कम्युनिटी हेल्थ नर्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कम्युनिटी हेल्थ नर्स का रोल एग्जिस्ट नहीं करता है। हमें 2018 से लेकर
एडवोकेसी कर रहे हैं। और क्योंकि मैं मिस शबाना, मिस रुबीना, हम जो है वो बोर्ड मेंबर्स भी हैं, तो डायरेक्टर नर्सिंग के साथ मिलकर हमने प्रपोजल्स दिए हैं, लेकिन पॉलिसी डेवलप की है। पॉलिसी की एक्सेप्टेंस इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगता है, सही है, तो आपको रीइंफोर्स करना होता है बार बार। तो आई होप कि जब आप लोग हमारे जगहों पर लीडर आएंगे, लीडर बनेंगे, तो आप इन चीजों के हो सकता है तब तक इम्प्लीमेंट हो जाए, सही। तो ये चीजें, ये जो पॉलिसी डायलॉग है या पॉलिसी इनिशिएटिव है, वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं फ्रॉम योर प्रेजेंटेशंस, सही। तो आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू ऑल, एवरीवन, स्पेशली आपकी फैकल्टी मेंबर्स, आपके फैकल्टी मेंबर्स, क्योंकि आप लोगों की जो ये प्रेजेंटेशन, स्पेशली प्रेजेंटेशन थी, उसमें आप लोगों ने जो ऐसे सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू किया था ना, तो आप कुछ प्रेजेंटेशन बहुत एक्सीलेंट थी, जिसमें उन्होंने इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी शामिल किया था फॉर द सिलेक्शन ऑफ द आर्टिकल। जिस तरह पोस्टर प्रेजेंटेशन में स्टूडेंट्स ने बोला कि आपने सैंपल की इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया निकाला था कि आपका सैंपल में ओबीस होंगे, नॉन ओबीस होंगे, डायबिटिक कंट्रोल होंगे, अनडायबिटिक कंट्रोल होंगे, लेकिन यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन थी वो लिटरेचर रिव्यू बेस्ड थी। तो उन्होंने लिटरेचर रिव्यू में भी इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होता है कि कौन से आर्टिकल हम इंक्लूड करेंगे और कौन से आर्टिकल हम एक्सक्लूड करेंगे। ये बैचलर लेवल पर इतना नहीं पढ़ाया जाता है, ये मास्टर लेवल की रिक्वायरमेंट, तो यू आर लकी कि आपको इतना प्रिपेयर किया गया। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स। साइड पर जाएंगे, आप उन चैलेंजेस को फेस करेंगे। जो रियलिटी चैलेंजेस हैं वो अभी आपने कम फेस किए हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा किए हैं। तो जब आप उन चैलेंजेस को फेस करेंगे तो फिर आपको एक्सपीरियंस होगा कि हमारे एज ए पाकिस्तान में जब हम सर्व कर रहे हैं एज ए नर्स, तो हम क्या प्रॉब्लम्स है जिनको हमारी नर्सेस फेस कर रही हैं। Let me introduce myself. I am Faraz Siddiqui, and me and Rubina are classmates. And I'm the student of Ma'am Alia, and Sir Fahad is my student also. Okay. This is like, Fahad is my son, and Rubina and I are brother and sister. Yeah. Even though, one more thing is that me and Rubina are also colleagues, and Fahad and I are also working in the same capacity, so we are also colleagues. Let's talk about HPV vaccine. We put a grant on HPV vaccine, which was unsuccessful. So we did a little bit homework on that vaccine. So I want to increase your knowledge about HPV vaccine. That in some countries, HPV vaccine is recommended to males also. One thing you missed in your presentation, you could add like in which Muslim countries this vaccine has been introduced in the national program. All right, so you can add this. With reference to your posters, it was very good. Sir Fahad did a very good job. He gave a very it shows that Fahad did a very good job in giving feedbacks and assigning you a topic and selecting a topic also. It shows that he did a very good job, even though I don't personally feel that the students know that much of statistical knowledge, where you put Pearson chi-square, where you put ANOVA, is just because of your teacher and the facilitator. I know that. Because sometimes I am also confused with the statistical thing, that where I put the t-test, where I put the ANOVA, where I put the MANOVA, and where I put the chi-square, just because of Fahad. I totally admire that thing. One more thing I want to add that when you go and now we are a faculty of nursing at our Institute of Nursing and Midwifery, so probably we will develop our mode of studies and our
research thing. So the point was that, Mr. Rubino's point was that basically you don't have BSR, independent BSR like we have. Probably we have in future in coming days. So, so the understanding of nursing phenomena comes from the nursing theories. Okay. So what I feel that in our seminars also, a student used to do a thing related to nomophobia, technology, and all other things. But the aspect which you guys are missing is a care. The real job of the nurse is to care. That's it. Whatever the technology you know, but the thing is that the real job of the nurse is to care and to look after their patients. So do not forget that thing. And I want to see that thing in your research also. So that was a missing point. Most of these things are from the other things, but however, the process was fine. You did a very good job. One more thing about the research is that when you are doing a research, you should know each and every aspect of that. You know the local context, you know the local studies, you know the tools, you know about the statistical analysis. Each and every aspect is your responsibility. So anyhow, I'm very happy to share that we are like nurses from all across the Sindh, mashallah, and they are doing a very good job. And good luck to your future. Thank you.